युग के बाद एक युग आता है जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है, तो इंदिरा गांधी का युग है और राजीव गांधी का युग भी उससे कुछ जुड़ा हुआ ही है। और उसके बाद फिर तीसरा युग आता है जो थोड़ा सा जिसको किसी एक विचार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में उसका एक अपनी अलग प्रकार की एक महत्व है। और फिर अब 2014 के बाद का ये समय है। मीडिया समाज के साथ, सत्ता के साथ बंधा रहा, सत्ता के साथ हर समय वो कहीं न कहीं उसका पक्ष झुका रहा कि नेहरू जी अंग्रेजीता थे, अंग्रेजियत में पले बढ़े थे, अंग्रेजियत में रचे बसे थे, अंग्रेजीता दिमाग से सोचते थे और उनके ऊपर जो कम्युनिस्ट आइडिया, समाजवादी आइडिया, उसका बड़ा प्रभाव था। आधुनिक भारत का अगर कोई असल निर्माता था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जिनके विचारों से मैं सहमत होता हूं, जिस विचार से मैं आता हूं, उसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देश के गांवों को जोड़ने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप किसी भी गांव तक पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंच पाते। उसी समय में देश का पूर्वोत्तर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, असम से 10 साल तक सांसद रहे राज्यसभा के मनमोहन सिंह, लेकिन उस वक्त का एलोकेशन देख लीजिए बजट का, उस वक्त वहां कनेक्टिविटी देख लीजिए, उस वक्त की वहां सुविधाएं देख लीजिए और पिछले 11 सालों की सुविधाएं देख लीजिए। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी डोनर की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र हमसे कटे रहते हैं। अब आप जरा सोचिए, इसके बीच में एक कालखंड इंदिरा जी का, और मैं आप लोगों को कहता हूं कि जरा सोच के जाइए, इकोनॉमिक्स का मैं विद्यार्थी हूं। कहा जाता है कि इंदिरा जी ने बैंकों का क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। जानते हैं क्या था वो? जिस दिन से राम मंदिर बना है, सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि 1.78 करोड़ से 53 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच गए। ये हुआ है कि यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2। धुरंधर फिल्म आई और उसके कुछ रिव्यूज़ आए, नेमली सुचारिता त्यागी और अनुपमा चोपड़ा जो विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी हैं, उन्होंने कुछ रिव्यूज़ दिए और उन रिव्यूज़ पर इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आए। अभी तक क्या होता था कि नैरेटिव सामने वाला गढ़ता था और हम उसे तोड़ने का प्रयास करते थे। अभी क्या बदला है कि हम नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सामने वाला उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। एडिटर मतलब क्या है? सत्य को एडिट करके दिखाना ही उनका काम है, तो वहीं से शुरू होती है ना गड़बड़। तो ये है नैरेटिव वॉर, यहां से शुरू होती है। इसीलिए हमें दो चीज चाहिए, एक हमें स्वबोध चाहिए, हमारी बारे में जानकारी चाहिए, जानकारी होने की जरूरत है। जैसे आदिवासी, एक तो हमने लिया है, ऐसे बहुत है चीज। दूसरा शत्रुबोध चाहिए, शत्रुबोध भी हमें नहीं है। धीरे धीरे से टीका लगा के हिंदू धर्म के अंदर वो घुस गए हैं, हम भी भक्त बन गए हैं। हमारी समाज में कितने हिंदू हैं ये गिनने में बहुत आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्त हैं, कोई हिंदू नहीं है, ये हमें समझनी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है, वी हैव ऑल्सो बीन अब्राहमाइज्ड, हम भी अब्राहमाइज हो गया। लेकिन प्रश्न ये है, हम जब शक्तिबोध की बात कर रहे हैं तो राजनीति हो या मीडिया हो, इनकी शक्ति का संचार कहाँ से हो रहा है? जो प्रश्न अब पूछने शुरू किए हैं मीडिया ने, उसमें भी सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। अगर बहुत प्रारंभिक ट्रेंड्स की बात की जाए तो निर्भया कांड याद आता है, जिसे मीडिया ने वैसे ही वाइट वॉश करने का प्रयास किया था, लेकिन सोशल मीडिया के कारण वो प्रश्न मीडिया को भी उठाना पड़ा और बहुत उत्तेजित उसमें हमारा समाज हुआ था और उसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिले थे। एक मीडिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बताता हूँ आपको कि देश के लिए क्या अच्छा है, मैं ही बताता हूँ आपको कि जनता के लिए अच्छा क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए। वेरी फेमसली दे वर डिसाइडिंग द कैबिनेट ऑफ आवर कंट्री। अब क्या होना है, क्या रहा सहा भी खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है, तू अपने को तोल, अरे भारत अब आंखें खोल। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की पंक्तियों से मैं आज के सत्र का ये अंतिम संस्करण खोलना चाहूँगी और हमारे सभी गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं। मैं उन सब से निवेदन करूंगी कि आप सब कृपया मंच पर आरोहित हो जाएं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पत्रकार, लेखक और स्तंभकार, जो भारतीय राजनीति, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर गंभीर विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। मैं सम्मान के साथ
आमंत्रित करना चाहूंगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। रचित कौशिक जी, युवा पत्रकार और मीडिया वक्ता जो राष्ट्र, समाज और समकालीन मुद्दों की नई पीढ़ी की दृष्टि को मुखर रूप से प्रस्तुत करते हैं। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर, आप मंच पर आसीन हो। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। जब हम शक्ति बोध की बात करते हैं तो हमारी दो हथेलियों की शक्ति का ही हम बोध नहीं करा पा रहे हैं, तो बाहर क्या बोध कराएंगे। जरा तालियों में दमखम लाइए। हमारे बीच बहुत बड़े अतिथि आए हुए हैं। अनुराग सक्सेना जी और मामरी जी, ये दोनों अभी मंच पर आ जाएं। अनुराग जी प्रताप गौरव केंद्र के उदयपुर, आप उदयपुर प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक हैं और वरिष्ठ पद का कार्यकर्ता हैं। जयपुर यूथ फेस्टिवल के नाम से एक बड़ा आयोजन हम लोग जयपुर में करते हैं, उसके आप संस्थापक हैं। प्रज्ञा प्रभा से हमारे बीच में गिरधर मामड़ी जी हैं, आप भी देश के दक्षिण भूभाग से आते हैं और भू राजनीतिक विषयों पर, जियो पॉलिटिक्स पर आपके बहुत ही स्पष्ट विचार रहते हैं। और आज के सत्र का जो संचालन करने वाले हैं अनुराग जी सक्सेना ही करने वाले हैं। सत्र है राजनीति की शक्ति और शक्ति तंत्र का मीडिया। अब राजनीति की शक्ति है या शक्ति की राजनीति है, ये भी देखना पड़ेगा। और शक्ति तंत्र का मीडिया, बिकॉज इस समय यहाँ पर प्रिंट मीडिया से भी हैं, साथ में सोशल मीडिया को भी चलाने वाले हैं, प्रज्ञा प्रवाह यानी कि बौद्धिक चिंतक भी हैं, और इतिहास का, महाराणा प्रताप का जो शक्तिबोध है उसको देखने वाले उदयपुर से हमारे बीच में अनुराग सक्सेना जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सबके स्वागत के लिए। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही पधारिए और आपका स्वागत जो है हम लोग करवा। अनुराग जी का स्वागत जो है अंग वस्त्र और पुस्तक के साथ में अनुराग जी सक्सेना। अश्विनी जी इधर से आइए, इधर से आइए। अश्विनी जी लो, नहीं सब घर के ही हैं, हम सब घर के ही हैं। मेरा कहना है कि जो लोग बाहर अगर यदि हैं तो उनको कहिएगा थोड़ा सा अंदर आकर के, अगर वार्तालाप हो चुकी हो तो अंदर आ जाए। कुछ लोग जी जी जी। क्योंकि मुझे पता है कि शाम का समय है और दिल्ली में बड़ी धुंध हो रही है, तो सब लोग उस लिए जा रहे हैं। नमस्कार सभी को। सुबह से जम्बू टॉक्स के इस संस्करण में हम लोग शक्ति बोध की चर्चा कर रहे हैं। अब इस सत्र में इस शक्ति बोध की परिणति के रूप में हम सत्ता तंत्र तक आ गए हैं, यानी राजनीति की चर्चा करेंगे। और राजनीति का सबसे बड़ा सहारा जो है उसका नाम है मीडिया, उसकी भी चर्चा करेंगे और इनके बीच के शक्ति संतुलन की चर्चा करेंगे। और उस दृष्टि से सबसे पहले मीडिया के एक बड़े नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं इनसे शुरुआत करूंगा। पहले मेरा निवेदन है, एक बहुत छोटी भूमिका हमारे तीनों पैनलिस्ट बनाएं। लंबी चर्चा फिर प्रश्नों में से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक छोटी भूमिका रखें। जो मैंने विषय रखा है सत्ता, राजनीति, मीडिया और इसके बीच का शक्ति संतुलन, किस आधार पर कैसे ये सब चलता है और उसमें से शक्ति बोध कैसे निकल सकता है, उसकी चर्चा से शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन जी। बहुत धन्यवाद अनुराग जी, निधीश जी का आभार कि उन्होंने कार्यक्रम में बुलाया। और क्योंकि सुबह से जो चर्चा हो रही है और अब जहां हम पहुंच गए हैं, राजनीति और मीडिया, ये दोनों क्यों एक दूसरे से बहुत, जिसको कहने कि ऐसी गर्भनाल जुड़ी हुई है कि एक दूसरे से कट नहीं सकती है, तो बड़ा सीधा सा उसका एक लाइन का मैं कहता हूं, फिर आगे उस पर और विस्तार से बात करेंगे।
दोनों समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक मीडिया किसी भी बात को पहुंचाने के लिए उसकी जरूरत होती है, माध्यम भले बदल गया हो लेकिन मीडिया जिस भी स्वरूप में है उसकी जरूरत पड़ेगी। राजनीति यानी जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके समाज में, जो भी आपके राष्ट्र में, जो भी जिस भी यूनिट में आप जहां पर हैं, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जिनको कानून बनाना है, जिनको नियम बनाना है, जिसको हम दिल्ली में संसद कहते हैं, राज्यों में विधानसभा कहते हैं, वो जगह तय होती है राजनीति से। तो दोनों का काम समाज को प्रभावित करने का है और उस समाज को प्रभावित करने की वजह से दोनों के बीच में बड़ा अटूट सा रिश्ता भी है, बड़ा लड़ाई झगड़े का रिश्ता भी है, दबाव बनाकर अपने लिहाज से कराने का रिश्ता भी है, और कई बार हम उसको देखते हैं कि प्रोपागेंडा के तौर पर भी उसको उपयोग करने का एक रिश्ता है। अब सवाल यह है कि देश के लिहाज से, समाज के लिहाज से, या जिस जगह आप जिस इकाई पर खड़े हैं वहां के लिहाज से वो रिश्ता कैसे प्रभाव डाल रहा है, उसके लिहाज से उसकी चर्चा की जानी चाहिए। और जहां तक शक्तिबोध की बात है तो मीडिया या राजनीति के शक्तिबोध की बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं, हम भारत के लोग कहते हैं, जो जिस भारत के नागरिक की बात करते हैं, जिसको हम विष्णु पुराण में उल्लेख, जिसको हम पढ़ते जानते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो वो जो भारतवर्ष का नागरिक है, भारतीय है, उसकी बात होनी चाहिए। उसके लिहाज से सारे समीकरणों पर चर्चा होनी चाहिए। इसी क्रम में रचित जी। सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि इस विषय के लिए पता नहीं मैं कितना उपयुक्त वक्ता होऊंगा, क्योंकि मीडिया से तो मैं अभी निष्कासित हूं पिछले 5 वर्षों से, और राजनीति पर चर्चा में मैंने जेल यात्रा के बाद विराम लगाया हुआ है। और ये भी यहाँ सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय भी यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है, और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय भी हमारे यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है। लेकिन प्रश्न ये है, हम जब शक्तिबोध की बात कर रहे हैं तो राजनीति हो या मीडिया हो, इनकी शक्ति का संचार कहाँ से हो रहा है, इस इंजन का प्रोपेलेंट कहाँ पर है, उस विषय पर आज हम थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और क्या वो संचार सही दिशा में हो रहा है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव है, क्या उसकी दिशा और दशा सही है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। धन्यवाद। श्री महागणाधिपति नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सभाये नमः। निधीश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मंच देने के लिए आभार हूँ। और मेरा हिंदी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं दक्षिण से आता हूँ तो थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, हिंदी में कुछ त्रुटि होगी तो। देखिए, ये दोनों शक्तियाँ जो है, राजनीति और आपकी मीडिया, ये आज की बात नहीं है, बहुत साल से चली आ रही है। तो जो इसके पीछे दोनों की शक्ति कहाँ से आती है, नैरेटिव बिल्डिंग में आती है। नैरेटिव अपनी अपनी तरीके से वो चलाते हैं। पहले वो समझना चाहिए वो सही ढंग से चल रहा है या किस ढंग से चलाना है, और चलाने के लिए उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है। ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, पिछले मंच में चर्चा हो रही थी आदिवासियों के बारे में। भाई, वो आदिवासी है तो क्या हम आक्रांता हैं? वहीं से शुरू होती है। नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो उस नैरेटिव के चक्कर में हम पड़ गए हैं। कभी भी गलती से भी उनको आदिवासी नहीं कहना चाहिए। हम भी उतना ही आदिवासी है जितना वो भी है। ये आदिवासी शब्द जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनको विस्थापित करके ये गोरे लोग आके बस गए हैं। तो नैरेटिव, हर चीज़ नैरेटिव के ऊपर चलता है। तो अब देखिए, मीडिया के पत्रकारों का देखिए, सबसे ऊंचा पद क्या है उसमें? कोई भी आप मीडिया हाउस में जाइए, उसका नाम क्या है? चीफ एडिटर। एडिटर मतलब क्या है? सत्य को एडिट करके दिखाना ही उनका काम है। तो वहीं से शुरू होती है ना गड़बड़। तो ये है नैरेटिव वॉर, यहां से शुरू होती है। इसीलिए हमें 2 चीज चाहिए। एक, हमें स्वबोध चाहिए, हमारी बारे में जानकारी चाहिए, जानकारी होना जरूरी है।
जैसे आदिवासी, एक तो हमने लिया है, ऐसे बहुत है चीज। दूसरा शत्रुबोध चाहिए, शत्रुबोध भी हमें नहीं है। धीरे धीरे से टीका लगा के हिंदू धर्म के अंदर वो घुस गए हैं, हम भी भक्त बन गए हैं। हमारी समाज में कितने हिंदू हैं ये गिनने में बहुत आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्त हैं, कोई हिंदू नहीं है, ये हमें समझने चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है, वी हैव ऑल्सो बीन अब्राहमाइज्ड, हम भी अब्राहमाइज हो गया। तो इन्हीं मुद्दों को नैरेटिव वॉर के चलते हुए उनकी सत्ता चलती है। जैसे पिछले सत्र में भी जिक्र हुआ था कि 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ था, स्वपालन मिला है हमें, स्वतंत्र नहीं मिला। 26 जनवरी 1950 में हमें स्वराज्य मिला था, स्वतंत्र नहीं मिला। आज भी स्वतंत्र नहीं मिला हमें, उस दिशा में चल पड़े हैं हम। तो ये चीज जो है, ये सब हमें जब स्वबोध होगी और शत्रुबोध होगी, और तब ये नैरेटिव वॉर कहां से शुरू हो रहा है, इनके प्रेरणा कहां से आ रही है, जब ये पता चलेगा तब शक्तिबोध आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। तीनों ने बहुत सारगर्भित अपना अपना विषय रखा है। अब मैं प्रारंभ करता हूं इस शक्ति संतुलन को थोड़ा हमको समझने की दृष्टि से। तो इसके कुछ चरण करते हैं। पहले तो राजनीतिक चर्चा जब हम शुरू करते हैं, राजनीति के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो स्वतंत्रता के पश्चात एक सबसे पहला युग है जिसको हम नेहरू युग के नाम से जानते हैं। नेहरू युग के बाद एक युग आता है जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है, तो इंदिरा गांधी का युग है, और राजीव गांधी का युग भी उससे कुछ जुड़ा हुआ ही है। और उसके बाद फिर तीसरा युग आता है जो थोड़ा सा जिसको किसी एक विचार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में उसका एक अपनी अलग प्रकार की एक महत्व है। और फिर अब 2014 के बाद का ये समय है। तो ये चार शक्ति जो राजनीति में निहित है, सत्ता में निहित है, वो चार सत्ता के अलग अलग समयों पर मीडिया का व्यवहार कैसा रहा और मीडिया ने अपने साथ सत्ता को किस तरह जोड़ते हुए स्वयं को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, उसकी चर्चा आप शुरू करते हैं। फिर से एक बार इसी क्रम में एक एक से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इसमें जो भी अपने में से पहले बोल सकता है वो भी एक छूट मैं इसमें देता हूं। चलिए हर्षवर्धन जी से शुरू करेंगे। नहीं, मेरे लिए उठाया तो फिर थोड़ा संकट कर दिया आपने, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कहाँ से व्याख्या ये चीफ एडिटर की लेकर आए, या तो थोड़ा मीडिया की समझ आपको नहीं है, और नहीं समझ है तो ये बोलना नहीं चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि सत्य को संपादित करने वाले को चीफ एडिटर कहते हैं? नैरेटिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको तय करके कुछ चीज पर हमला ही करना है। मीडिया समाज के साथ, सत्ता के साथ बंधा रहा, सत्ता के साथ हर समय वो कहीं न कहीं उसका पक्ष झुका रहा। लेकिन चीफ एडिटर का मतलब सत्य को संपादित करने वाला नहीं होता। ये झूठा नैरेटिव है, इसकी बात बिल्कुल मत करिए। मैं भी पत्रकार हूं और बहुत अच्छे से राष्ट्रीय विमर्श के साथ चलने वाला पत्रकार। ये जिसने भी दिया है ये बहुत ही खराब विमर्श को गलत तरीके से ले जाने वाला है। अब मूल बात पे आते हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो उसको समझ में आता था वो उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन एक जो मुश्किल थी कि नेहरू जी अंग्रेजीता थे, अंग्रेजियत में पले बढ़े थे, अंग्रेजियत में रचे बसे थे, अंग्रेजीता दिमाग से सोचते थे, और उनके ऊपर जो कम्युनिस्ट आइडिया, समाजवादी आइडिया, उसका बड़ा प्रभाव था। उसकी वजह से उनके सोचने का तरीका एकदम उसी तरह से था। और यही वजह रही कि उनकी जो सोचने की एक, जिसको कहते हैं ना कि नीतियों में भी आप देखेंगे और हर जगह, तो वो एक तरह से हिंदू आचरण व्यवहार से विपरीत व्यक्ति थे। सिर्फ इतना भर नहीं कि सोमनाथ मंदिर में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका, मूल रूप से वो हिंदू आचरण, हिंदू व्यवहार के विपरीत व्यक्ति थे। उनको लगता था कि नहीं, ये तरीका नहीं है, हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब दुर्भाग्य देखिए कि उन्हीं के समय में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मेरे ख्याल से अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, प्रोफेसर राजकृष्णा, उन्होंने एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म कॉइन कर दिया। कहा कि ये जो इस समय ग्रोथ रेट चल रही है, और कमाल की बात ये कि जिस ब्रिटिश पीरियड को हम भारत के बहुत अच्छे पीरियड के तौर पर देखते हैं, उस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 0.75% थी, यानी 0.25% की जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश की थी, जो अंग्रेजों के समय में थी।
मुसलमानों के समय जिस पीक की बात करते हैं, जो मुगल कहें तो ज्यादा बेहतर है, उससे पहले हम बहुत बेहतर स्थिति में थे, जबकि हमारे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। उन्हीं सबको देखकर विजयनगर से लेकर पुर्तगाली हो, डच हो, बाद में मुगल हो, अंग्रेज हो, वो सब उसी साम्राज्य को लूटने के लिए आए। तो जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वो उस मूल हिंदू साम्राज्य का था, ये इस किसी मुगल या ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जब हम आजादी के बाद एक वर्ग जिसको कहते हैं ना कि कई बार जाने कई बार अनजाने, हर कोई दुश्मन ही नहीं होता और हर कोई देश विरोधी भी नहीं होता है, ये भी जरा समझने की जरूरत है। ये एक बड़ा वर्ग था जिसको लगा कि देश का निर्माण हो रहा है, और उसमें नेहरू जी बहुत, जिसको कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ उनकी छवि थी। लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। उनको लगा कि हाँ, इसी लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए कई बार ये जिक्र होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी युवा नेता के तौर पर नेहरू जी से प्रभावित थे, नेहरू जी की नीतियों को। लेकिन कमाल की बात ये, क्योंकि आज हम जिस तारीख को बैठे हुए 20 दिसंबर, 5 दिन बाद ही 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी को याद करेंगे, तो आज ये संदर्भ मैं सीधे लेके आता हूं। आधुनिक भारत का अगर कोई असल निर्माता था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जिनके विचारों से मैं सहमत होता हूं, जिस विचार से मैं आता हूं, मैं आपको 3, 4, 5 पॉइंट देकर जा रहा हूं। इस देश में एक देश के हिस्से से दूसरे देश के हिस्से तक जोड़ने के लिए आपको सड़क बनाने का विचार उनके पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं आया, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते थे। और सिर्फ इतना भर नहीं था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जोड़ना है। उसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देश के गांवों को जोड़ने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप किसी भी गांव तक पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंच पाते हैं। उसी समय में देश का पूर्वोत्तर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, असम से 10 साल तक सांसद रहे राज्यसभा के मनमोहन सिंह जी, लेकिन उस वक्त का एलोकेशन देख लीजिए बजट का, उस वक्त वहां कनेक्टिविटी देख लीजिए, उस वक्त की वहां सुविधाएं देख लीजिए, और पिछले 11 सालों की सुविधाएं देख लीजिए। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी डोनर की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र हमसे कटे रहते हैं। अब आप जरा सोचिए, इसके बीच में एक कालखंड इंदिरा जी का था, और मैं आप लोगों को कहता हूं कि जरा सोच के जाइए, इकोनॉमिक्स का मैं विद्यार्थी हूं। कहा जाता है कि इंदिरा जी ने बैंकों का क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। जानते हैं क्या था वो? इसकी चर्चा मीडिया में बड़ी कम होती है। निजी लोग अपने श्रम, अपनी क्षमता, अपनी ताकत से किसी बैंक को बड़ा बनाते थे, और 50 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ होने के बाद सरकार ने उसको अधिग्रहित कर लिया। अब आप जरा सोचिए, जिस देश में श्रम का सम्मान इस तरह से होगा, यानी एक तरह से अपमान होगा, वो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? संभव है क्या? उन नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। ये तो भला हो कि पीवी नरसिम्हा राव जैसा एक नेता आता है, जो दबाव की वजह से ही सही, उस वक्त की भारत की परिस्थितियों की वजह से सही, लेकिन वो उदारीकरण की तरफ ले जाता है, जो मूल हिंदू विचार है। हिंदू विचार में किसी को रोका जाता है कि शैव, द्वैत, अद्वैत, वैष्णव, शाक्त, दुर्गा, शक्ति, कोई भी आप चलिए, शक्ति, सबको हम मानते हैं। लेकिन हमारे यहां ये उदारता दूसरे को गलत तरीके से चिन्हित करने की नहीं है। इसीलिए हम जिस तरह से भी रहें, तो अगर इतना उदार हिंदू समाज है और सब कुछ सरकार करेगी, तो इकोनॉमिक्स में कैसे चल सकता है? ये तो किसी हमारे मतलब हिंदू पद्धति में ये है ही नहीं है, सनातन पद्धति में है ही नहीं, हमारे राजा महाराजा की पद्धति में ये था ही नहीं। धर्मशाला, जिसको आज CSR कहते हैं, वो सब देश भर में आपको इस तरह से दिखेगा। 1991 की उदारीकरण की नीति को मैं पुनः हिंदू नीति पर लौटना मानता हूं, और नरसिम्हा राव वो नीति लेकर आए, लेकिन कमाल की बात है उसको लागू अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, जितने तरह के आप रिफॉर्म कहेंगे वो सब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आधुनिक भारत के असल निर्माता जवाहरलाल नेहरू नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल ने क्या किया? स्केल और स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया कर दिया एकदम से, मतलब बदल गया। किस लेवल पर हम जा रहे हैं? आज हम जब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टाइम लीडरशिप बोर्ड पर हैं। इसके पहले हम सब कुछ कॉपी पेस्ट करते थे, इसीलिए हमारे यहां बड़ी कंपनियां नहीं हुई। और नेहरू जी ने भी क्या किया था? टाटा की एयरलाइंस थी, उसको उठाकर अपने अधिग्रहित कर दिया। सरकारों ने क्या बनाया और सरकारों ने क्या किया? अब इसका मतलब ये कतई नहीं कि IIT, IIM, एम्स उसके बनने की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 7 एम्स 14 के पहले और 14 के बाद 7 एम्स बन जाते हैं, 21 IIT बन जाते हैं, देश भर में नया नेटवर्क बन जाता है। और फिर मैं कह रहा हूं,
ये इसलिए क्योंकि हिंदू विचार के लिहाज से चल रहा है। आज राम मंदिर बन गया, और मैं बार बार कहता हूं ना कि अपने आराध्य, अपने समाज, अपने माता पिता को जो समाज दरिद्र रखता है वो संपन्न नहीं हो सकता है। जिस दिन से राम मंदिर बना है, सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि 1.78 करोड़ से 53 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच गए। यह हुआ है कि यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2, यूपी एफडीआई के मामले में सिर्फ हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं, कोलकाता तो गलती से बोल गया, तो पुराना वाला था, चेन्नई या हैदराबाद नहीं उतरता, वो लखनऊ भी उतरता है, वो वहां भी जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल वो यहां भी निवेश करती। तो मूल रूप से समाजवादी नेहरू की नीतियों के विसर्जन की पहली शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत से आते थे, और उसको सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनको कहा जाता था कि वो नेहरू जी से प्रभावित थे, पूरी तरह से खत्म किया। और अब पूर्ण रूप से हिंदू विचार की नीति अभी नरेंद्र मोदी की सरकार लागू कर रही है। हर्षवर्धन जी, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और आपके पास ही एक बार एक प्रश्न और इसमें रखता हूं, क्योंकि विषय सत्ता के द्वारा किए हुए काम नहीं है। विषय यह है, सत्ता के द्वारा तो काम किए ही जाएंगे, राजनीति अपने काम करेगी। राजनीति के माध्यम से जो सत्ता तंत्र पर आता है उसको अपने काम करने ही होते हैं। उसका विचार कुछ भी हो सकता है, किस विचार को लेकर वो चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन उसके साथ खड़े होकर मीडिया उसको कैसे व्याख्यायित करता है। दो एक उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। नेहरू काल के समय की बात है, भारत चीन युद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं। युद्ध में हार हुई, ये भी हम जानते हैं। स्टेट्समैन और हिंदू की रिपोर्ट थी 1962-63 की, अनअवॉइडेबल जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन उसे कहा गया, युद्ध की हार को। नेहरू की हिंदू चीनी भाई भाई जो नीति थी, उस पर भी उस जमाने में कोई कठोर संपादकीय, आज तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, नहीं लिखा गया। लेकिन बाद में, यानी 2014 के बाद, 2017 में डोकलाम और 2020 में जो गलवान हुआ, उसके बाद ये अखबार लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी फेलियर और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कमजोर है, ऐसा वो लिखते हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी के आपातकाल के विषय को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय कहा नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी को इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर दर्शाया। और उन्हीं दोनों संस्थानों में 2015 से 2023 के बीच में डेमोक्रेसी को अंडर थ्रेट कहा गया, और जो अथॉरिटियन टेंडेंसीज हैं उनके बारे में उन्होंने गलत प्रकार की चर्चाएं की। तो क्या ये जो मीडिया का बदलता रुख है, उस मीडिया के बदलते रुख को हम इस प्रकार के शक्ति संतुलन को उचित मानते हैं? प्रश्न ये है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मीडिया हमेशा सत्ता के द्वारा नियंत्रित होता रहा, मीडिया हमेशा सत्ता के पक्ष में ज़्यादा झुका रहा। लेकिन आज के समय में स्वतंत्र आवाज़ों के लिए ज़्यादा, एक तरह से कहें कि स्पेस है, गुंजाइश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भले ही वो टेक्नोलॉजी की वजह से, विदेशी कंपनियों की वजह से, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पर बोलने की, कहने की आज़ादी अधिक है। पहले गिने चुने मीडिया हाउसेज होते थे, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल थे। आज भी कोई गवर्नमेंट कंट्रोल में कम थोड़ी ना है, सरकार के साथ तो आज भी दबे रहते हैं। तो जिनको विज्ञापन चाहिए, जिनका काम ही उसी से चलता है, तो वो एकदम से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आज की भी सरकार वैसे ही दबाती है, पहले की भी सरकार वैसे ही दबाती थी। सरकार का काम ही है सबको दबा के रखना, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। इसमें कहीं कोई आप भ्रम मत पालिए। जैसे आज कहा जाता है कि मोदी के लिए गोदी मीडिया है, तो नेहरू जी का गुणगान करने वाले, उनके अटैची बनने से लेकर, उनके एडवाइजर बनने से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक वो रहे, वो सारे के सारे वो लोग वही काम करते रहे। और आज भी एक बड़ा वर्ग है जो इस सरकार के उसमें, लेकिन आज आपको जो इंडिपेंडेंट वॉइसेज हैं उसकी आवाज ज्यादा मिलती है। और देखिए, मैं फिर कहता हूं, मीडिया को दबाने की सरकार हमेशा कोशिश करती है। ये मीडिया वाले के ऊपर है ना, ये पत्रकार के ऊपर है कि कितना वो दबना चाहता है। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया, अडवाणी जी ने कहा कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, आप तो लेट गए, रेंगने लगे। लेकिन यह भी सच है कि जिस वक्त लेट गए, रेंगने लगे कहा जा रहा था, उसी वक्त देश के अखबारों ने अपने संपादकीय का पन्ना काला छोड़ दिया। उसी वक्त देश के अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस की लाइट काट दी गई, उसके बावजूद वो लड़ते रहे। उसी वक्त देश के बड़े पत्रकार सरकारों के खिलाफ बोलकर जेल जाते रहे। मीसा में पत्रकार भी जेल गए थे, ये समझ लीजिए, सिर्फ नेता नहीं गए थे जेल। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बाकायदा देश भर के पत्रकार जेल गए।
उस वक्त भी बहुत से पत्रकार ऐसे थे जो सत्ता के साथ खड़े रहते थे। विचार के तौर पर किसी सरकार के साथ खड़े होना और सिर्फ सरकार के साथ खड़े होना, दोनों में फर्क है। अगर आप सिर्फ सरकार के साथ खड़े हैं तो आप मीडिया के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये बात बार बार मैं कहता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। दबाने का काम हर कोई करता था। मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में चूंकि वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी बनी थी जिसको नेशनल एडवाइजरी कमेटी कहा जाता था। और आप सोचिए ना, उस वक्त मनमोहन सिंह से ज्यादा बात सोनिया जी की होती थी। और क्या देश में कभी हुआ कि लोकतंत्र को इस तरह से कुचल कर, सही मायने में अगर 42nd अमेंडमेंट के बाद अगर कोई लोकतंत्र की आत्मा पर चाकू चलाया गया तो सोनिया गांधी का एनएसी का एडवाइजर चीफ हेड बनना था। उसमें जितने लोग थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, दे वर नॉट इलेक्टेड, वो कहीं से चुनकर नहीं आए थे, वो किसी डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। मीडिया ने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जब चुन के नहीं आई हुई संस्था को कहते तो उनके अधिकार, उन्होंने जो कुछ करना था किया, और फिर से अलग अलग तरीके से। मैं तो यह भी कहता हूं कि इस देश को बर्बाद करने की आदतें ऐसी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने लगाया, जो इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी ब्रिगेड ने किया और इस समय एनएसी में जितने लोग थे उन्होंने किया। हालांकि आज भी थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है, वो मुफ्तहुआ वाला, फ्री बीज पॉलिटिक्स वाला ना, तो मीडिया उसकी आलोचना तो करता है, लेकिन उसी जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहा जाता है अगले में फिर लागू कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो किसी सरकार में कोई कमी नहीं रही। रिश्ता ऐसे ही मीडिया और सरकार का रहा है, इसमें भ्रम मत पालिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में रचित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं रचित जी से इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए ये पूछता हूं कि भाई, अभी जैसी मीडिया की चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं, और ऐसे समय में सत्ता को कई प्रकार के खतरे होते हैं, और ऐसे खतरे हमने बहुत पहले से, यानी यूपीए गवर्नमेंट के समय भी देखे थे और आज के समय में भी उसकी चर्चाएं होती हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? किस प्रकार से इस शक्ति संतुलन को साधा जा रहा है? देखिए, मीडिया का कार्य प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने से भी अधिक महत्वपूर्ण उसका जो कार्य है वो जनता के मानस में प्रश्न उत्पन्न करना है। जब आप अपने आप को एक बौद्धिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं तो आप जनता को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें वो दृश्य दिखाते हैं जो शायद, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सरकार तो दबाने का प्रयास करेगी, तो सरकार जो अपना नैरेटिव जनता पर भी चलाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो विकास क्षेत्र में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, उस नैरेटिव को चुनौती देना ये मीडिया का कार्य है। उस नैरेटिव के नए आयाम, नए डायमेंशंस सरकार और जनता दोनों तक लाना ये मीडिया का कार्य है। अब क्योंकि आपने पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया की बात की, तो ये तो शायद अब रहस्य नहीं रहा है कि पिछले 15-20 वर्षों में सोशल मीडिया की जो भूमिका रही है उसने सबसे अधिक प्रभावित तो पारंपरिक मीडिया को ही किया है। क्योंकि जो प्रश्न अब पूछने शुरू किए हैं मीडिया ने, उसमें भी सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। हमें अगर बहुत प्रारंभिक ट्रेंड्स की बात की जाए तो निर्भया कांड याद आता है, जिसे मीडिया ने वैसे ही वाइट वॉश करने का प्रयास किया था, लेकिन सोशल मीडिया के कारण वो प्रश्न मीडिया को भी उठाना पड़ा और बहुत उत्तेजित उसमें हमारा समाज हुआ था और उसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिले थे। तो मीडिया, सोशल मीडिया, जनता और सरकार, ये चार अगर हम स्तंभ मान लें तो इनके बीच की कड़ी मीडिया और सोशल मीडिया हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिस प्रकार दोनों सरकार और जनता के बीच के संवाद के पूरक हैं। और वही एक रोल मीडिया को लेना भी चाहिए। अभी हमें एक ध्रुवीकरण दिख रहा है कि एक मीडिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बताता हूं आपको कि देश के लिए क्या अच्छा है, मैं ही बताता हूं आपको कि जनता के लिए अच्छा क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए। वेरी फेमसली दे वर डिसाइडिंग द कैबिनेट ऑफ आवर कंट्री। और एक धड़ा है जो केवल सनसनी फैलाने में विश्वास रखता है,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। वो दोनों ही प्रकार के ध्रुवीकरण से बचना चाहिए और एक रैशनलाइजेशन की जो मीडिया की भूमिका है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस बदलते हुए ज़माने में, समय में वो भी दिन दूर नहीं कि पारंपरिक मीडिया की प्रासंगिकता यदि समाप्त हो जाए तो वो भी समाप्त हो जाए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, एक तो ये कि मैं अक्सर जब बच्चों के साथ बात करता हूँ तो उनको एक शब्द में देता हूँ, टर्मिनोलॉजी, कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी का वक्त है, यानी मीडिया और समाज के लोकतांत्रिकरण का। लेकिन रचित जी चूँकि सोशल मीडिया वाले वर्ग से आए और मैं सारे माध्यमों में काम करके आया हूँ, मतलब सारे, और मेरे शुरुआती समय में दुनिया का पहला हिंदी पोर्टल था वेब दुनिया, मैंने उसके लिए काम किया है। जब लोग कंप्यूटर पर, मतलब मुझे याद है कि हमारे शहर प्रयागराज में, इलाहाबाद में तब, तो वो कहते थे कि अच्छा ये लोग तो कंप्यूटर पे कुछ करते हैं, पता नहीं कहाँ दिखता है, पता नहीं कौन देखता है, लेकिन देखो सब पता नहीं क्या है, नए लड़के क्या कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से शुरू किया है। मीडिया पारंपरिक या वो नहीं होता है, फॉर्म बदलता है। आप अगर कहें कि रेडियो का फॉर्म बदल गया, तो आप अगर ऑडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो और करते क्या हैं? आप अगर कहें कि प्रिंट का फॉर्म बदल गया, तो जितने ई पेपर हैं उसमें और करते क्या हैं? दरअसल इसमें कोई फलाना मीडिया या धमाका मीडिया की भी लड़ाई नहीं। मैं बार बार इसको स्पष्ट इसलिए करता हूं क्योंकि खेमा बना हुआ है, उसमें भी कहते हैं कि हमने उनको दबा दिया, हमने उनको दबा दिया। अच्छा, जो लोग मीडिया में थे वो सोशल मीडिया पर हैं, वहां भी वो हिट हैं, वहां भी वो स्टार हैं, वहां भी वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। मूल बात क्या है? फिल्टर सोशल मीडिया में नहीं है। जिसने टूल दिया है, ताकत दी है, वो नुकसान भी है कि वहां कोई एडिटर नहीं है। सर, एडिटर बहुत जरूरी है। एडिटर के बिना कोई मीडिया काम नहीं कर सकता है। छोटा एडिटर होगा, बड़ा एडिटर होगा, सबसे बड़ा एडिटर होगा। देयर मस्ट बी समवन हु कैन मॉनिटर, हु कैन चेक। उसके बिना, फिल्टर किए बिना कोई चीज चलती है तो ठीक नहीं रहती है। ठीक है ना? अगर कोई स्वाद लेने वाला नहीं है तो नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, तो पेट भी खराब होता है। तो इसलिए एडिटर बहुत मस्ट है। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया और जितने तरह के मीडिया हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। सरकारों पर दबाव बनाने में इसलिए सोशल मीडिया, क्योंकि सबके हाथ में आ गया। पहले अखबार बिका भी, गया भी, मुद्दे उठे भी, तो कितने लोगों तक पहुंचे। आज आपका लिंक किसी पे भी चला गया, 5,000 का मोबाइल है या 5 लाख का मोबाइल है, सब पे वही काम होगा, तो सब हो गया। तो रीच बढ़ गई, आपका इंप्रेशन, आपका इंपैक्ट बढ़ गया। लेकिन ये कहना कि पहले के पत्रकार कोई कुछ करते ही नहीं थे, हाँ, सबसे स्वर्णिम काल यही है, क्योंकि तब कुछ 5 संपादक है, वो मठाधीशी कर लेंगे तो अपना एजेंडा चला लेंगे। अब एजेंडा नहीं चला सकते। अब मैं अगर सोचूं कि अच्छा चलो ठीक है भाई, मुझको 25-30 साल पत्रकारिता करते होगा, भैया जो खड़ा हुआ है उसको अगर सही बात पता है तो मैं करता रहूं 25-30 साल से पत्रकारिता, क्या मैंने कर लिया? वो जहां खड़ा है वहां से बता देगा। और कई बार मैं कहता हूं कि इसीलिए मीडिया में बहुत चेंज भी आया है, लेकिन जिम्मेदारी सोशल मीडिया को बढ़ानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा झूठ, अफवाह, सनसनी, तनातनी, जितना फालतू में बैठ गए। और कुछ तो भाई साहब लोग ऐसे हैं कि वो दिन में 3-4 बार सरकार ही गिरा देते हैं अलग अलग, फिर भी आप लोग उनको देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उनकी व्यूअरशिप, टीआरपी क्यों नहीं, रीच क्यों नहीं कम हो रही। तो आप भी जरा ये बैड मीडिया को आउट करना सीखिए। लेकिन मीडिया को हर वक्त जिसको कहते हैं घेरे में डालना, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। अगर आप नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा तो आपको मुश्किल करेगा। अभी हम इसी संदर्भ में एजेंडा की चर्चा चली है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सत्ता को, राजनीति को शक्ति मिलती है मीडिया से, उसके साथ साथ और भी कुछ संस्थान हैं जिनसे शक्ति मिलती है, जैसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे बुद्धिजीवी हैं, जैसे इतिहास निर्माता हैं। तो उनकी भी अपनी एक भूमिका होती है। हमारे बीच में एक विद्वान हैं गिरधर मामंडी जी, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस विषय पर भी प्रकाश डालें कि ये जो मैंने 4 युगों का वर्णन किया है, उसमें मीडिया की अपनी भूमिका की चर्चा अभी हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने की है। तो उस समय के जो बौद्धिक वर्ग था, उसने सत्ता के साथ किस प्रकार का शक्ति संतुलन बना के रखा, उसकी भी चर्चा यहां होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा इस विषय में प्रकाश। बुद्धिजीवी वर्ग, देखिए, किसी भी विषय में कोई बाइनरी से देखना नहीं चाहिए, कोई सही गलत, ये दोनों के बस कोई सही होता है कोई गलत होता है, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो इसीलिए हम किसी चीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि जो हम सोचते हैं
वो उसके विपरीत कोई और बोलता है तो उसको एडिट करना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जब द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेटर छपा था, तो जो राफेल डील का जो हो रहा था ना, उस पर नोटिंग्स थे और फोर्सेस के बीच में कुछ गड़बड़ थे। जो राफेल डील साइन करना चाहता था सरकार ने, उसके खिलाफ कुछ नोटिंग्स थे। तो उसके नीचे जो मनोहर पारिकर जी ने जो नोटिंग लिखा, जो नोटिंग किया था, उसको काट के दिखाया गया। ये एडिटिंग बात है, एडिट क्यों करना पड़ा? ऐसे कैसे दिखाते? फिर लोगों को समझ आती है, क्योंकि उनको एक नैरेटिव चलानी थी। ये एक प्रॉब्लम होती है। तो कुछ चीज़ें जो बिल्कुल गलत है, जो फेक नैरेटिव है, उसको चलाने के लिए कोई कुछ लोग करते हैं। हाँ, उनको काटना चाहिए, उनको हम कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए कोई सही नहीं होती है, जो गलत नहीं होती है। इसको कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है ना। तो इसको चलाने वाले शक्तियां जो है, वो मीडिया आजकल रियल पत्रकारिता जो है वो बहुत कम हो गई है। ये तो एक पावर गेम है, पीछे इनके पीछे जो शक्तियां खड़े हैं वो चलाते हैं बहुत चीज़। अब सोशल मीडिया तो डेमोक्रेटाइज तो किया ही किया है, मगर क्यों कुछ हैंडल्स को ये लोग बैन करते हैं, फिर उसको रोकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एल्गोरिदम्स में वो नीचे हो जाते हैं। तो कुछ शक्तियां हैं पीछे खड़े हैं। वो इतना ताकतवर है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल फेंक दिया है। वो चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, वो अभी भी प्रेसिडेंट था जब उसको निकाला गया। जनवरी 20 को जो बाइडेन सत्ता में आना था, उससे पहले उनको निकाल दिया। तो मतलब ये बिजनेसेस हैं। पहले क्या होता था, हम 45 की बात करते हैं या हमारी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात करते हैं, तो यहाँ तो दो ही पावर्स थे पूरे दुनिया में, सोवियत यूनियन और अमेरिका। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो एक पूरा पावर अमेरिका के इसमें चला गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि चाइना उभर के आया, फिर भारत है, कोई और है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, आज हेटेरोपोलर वर्ल्ड है। सरकारें कुछ तय नहीं करती है, ये जो शक्तियां हैं इनके पीछे वो तय करते हैं, और वो मीडिया एक टूल, एक जरिया है उनको जो करना है वो करने के लिए। एलोन मस्क ने एक ऐलान किया था कि हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रही थी उसको हमने रोका है, न्यूक्लियर जंग, उसको रोका है हमने। कैसे कह रहा है? यूक्रेन को चाहिए था कि उनके स्टारलिंक जो है क्रीमिया में और बाकी जो इलाके रशिया के कब्जे में है वहाँ चले, ताकि जो कि ये लोग जाके उधर कुछ ऑपरेशंस करें। तो जब रशियन डिप्लोमेट से उनका वार्तालाप हुआ, वो कहा है कि ये चीज़ होगी तो हम उसको न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियर अटैक रोकने के लिए स्टारलिंक का कनेक्शन काट दिया। तो आप समझ सकते हो क्या चल रहा है इधर। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, वो खुद कांग्रेशनल हियरिंग में बोल चुका है कि हम सरकार की काम कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सेकेंड टाइम जो खड़ा हुआ था, क्यों हार गया था? इसीलिए हार गया था कि जो बाइडेन की बेटे का जो कांड था, जो हंटर बाइडेन का जो वीडियोस थे, वो सब ये लोग सेंसर कर दिए थे। तो ये चीज़ है, अभी सरकारों को चलाना, सरकारों को कंट्रोल करना इनके हाथ में चला गया। इसीलिए इनको पत्रकार नहीं कहना चाहिए, ये नैरेटिव बिल्डर्स हैं, और पीछे इनके पीछे जो जो शक्तियां हैं उनकी बात करना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन भारत आया था, उसके एक दिन, बिल्कुल एक दिन पहले 4 घंटे का चर्चा हुई थी 4 बंदों से जो अमेरिका से आए थे। वो अमेरिका की सरकार में उनका कोई भूमिका नहीं थी। कौन थे ये? स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप का गोल्फ पार्टनर था, और दूसरा था उनका दामाद जरार्ड कुशनर, और तीसरा था मिस्टर फिंक जो ब्लैक रॉक का बंदा था, जो ब्लैक रॉक का बंदा था। ये तीनों बैठे थे, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मगर नैरेटिव चला रहे हैं। तो ये चीज़ है। अभी जो पहले जो बड़े पत्रकार हुआ करते थे, जैसे बरखा दत्त हो या राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त आज एक ट्वीट करती है, 2000 ट्वीट इनके नीचे उसको पूरा नंगा कर देते हैं, उसको पूरा एक्सपोज करते हैं। तो इसीलिए ये भी है और वो भी है। हम किसी एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे क्या सोच होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करना है। सोच क्या होनी चाहिए? हमारी भारत की सभ्यता के आधार पर कुछ हो, उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। जैसे जिक्र हुआ है वी द पीपल, हमारी जो प्रियम्बल में वी द पीपल लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव अनटू आवरसेल्व्स, ब्ला ब्ला, जो भी लिखा है।
बस इस देश में मनुष्य ही शासन दे सकते हैं क्या? हम गंगा मैया मानते हैं, हिमालय को हम भगवान मानते हैं, फिर तुलसी को हम तुलसी मैया मानते हैं, तो फिर ये अब्राहमिक थॉट है। क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स में जो है वो एक व्यक्ति ही जो कर सकता है वो करता है, वो भी मर्द कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। यही सोच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घुस गई है। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आप अलग राय रख सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू इट। ये 1946 में KN राव जी ने जो ड्राफ्ट बना के दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के पास पहुंची है, उसमें बहुत कम चेंजेस हुआ है और जो है वो ब्रिटिश की परंपरा अभी भी चल रही है। मैं इसको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता हूं। इसमें हमारी संस्कृति के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी चीज देख लीजिए, एक बंदा को एक वोट ज्यादा मिलता है, वो आप कह रहे हो कि ये जीत गया, बाकी एक बंदे को एक वोट कम मिला है, वो हारा कैसा? वो भी मान लीजिए कि 90,099 वोट उनके पीछे खड़े हैं, किसी और का एक वोट ज्यादा मिल गया, 1 लाख वोट मिल गया, वो हारा कैसा? इनके जो समर्थन कर रहे थे उसकी वाणी सुनने की जरूरत नहीं है क्या आपको? ये डेमोक्रेसी आप बोलते हैं, यह भारत की सभ्यता थोड़ी है। इकोनॉमी के बारे में साहब ने बोला है, इकोनॉमी के बारे में देखिए, इकोनॉमी जो एंगस मैडिसन की रिपोर्ट की बार चर्चा हुई थी पिछले सत्र में, 1600 ईयर्स तक, मुगल आने पहले तक हमारे 30% के ऊपर था, 1600 ईयर्स। उसके बाद 25% पे गिर गया था मुगलों के कालखंड में। ब्रिटिश के कालखंड में 2% से भी नीचे हो गया। ये 2000 साल का ही आंकड़ा है, उससे पहले की आंकड़ा कोई देता ही नहीं है। अब चाणक्य, जब मौर्य साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति से बनी हुई जो इकोनॉमी थी, 50% के ऊपर दुनिया का हमारे थी जीडीपी, है ना? तो अभी भी हम जो नीतियां अपना रहे हैं, चाहे वो सेक्युलर सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो, दोनों वेस्ट से लिया हुआ चीज है, हमारी तो है ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। तो अभी भी देखिए, इस सरकार में भी देखिए, आपको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का सरचार्ज लगाया हुआ है। मतलब यहां पैसा बनाना एक गुनाह है, मगर हम अष्टलक्ष्मी को मानने वाले हैं, लक्ष्मी को पूजने वाले समाज को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा है? तो ऐसे बहुत अनगिनत चीज हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी भारत की संस्कृति और हमारी इतिहास, हमारी जो विजडम है, वो दिखता नहीं है उसमें। हाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कोई 100% गलत होता है, मगर ये प्रेरणा कहाँ से आती है? ये बाइबल से आता है, ये हमें समझना चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 80G, सब जानते हैं। वो आपको डोनेशन करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास आपके आमदनी 1 लाख है, पूरा 1 लाख आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 100% एग्जम्पशन के एलिजिबल है। तो क्या आपको 1 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा? 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक और कंडीशन है कि आपके आमदनी में 10% से ज्यादा ATJ लागू नहीं होगी। ये 10% कहां से आया? 5% क्यों नहीं है? 15% क्यों नहीं है? 10% इसीलिए आया क्योंकि चर्च का एक रूल है कि हर आदमी अपना आमदनी में 10% चर्च को देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं ऐसे गिनते जाऊंगा, मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिश्चियन मोरालिटी और बाइबल से प्रेरित पूरा वो बनी हुई है। हम अमेंडमेंट करते गए हैं, बहुत से अमेंडमेंट ले आया है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई है, ऐसी बात भी नहीं है। हम ऐसे जीवी हैं, कोई भी हमारे ऊपर बैठता है फिर भी हम जीते हैं, हम लड़ते हैं, हम जीते हैं। मुगलों के कालखंड में भी हम बहुत अच्छा हमारी मतलब इकोनॉमी चली, इसीलिए तो लूटने आए थे वो। अब भी हम जब उस दिशा में हम सोचना शुरू करेंगे तब बदलेगा। 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व क्यों हैं? वो एंग्लो इंडियंस कैसे हुए? जब ब्रिटिश चला गया तो भारतीय हो गया वो, फिर भी उनके लिए आरक्षित है। एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू एक काउंसिलर सीट भी नहीं जीत सकता है। उनकी वाणी सुनने की जरूरत नहीं है क्या? बिना पूछे पूरा सिंध आपने पाकिस्तान को दे रखे हैं। एक सिंधी यहां भारत में जो जी रहे हैं, सिंधी की वाणी सुनने का आपका कोई धर्म नहीं बनता है क्या? इसीलिए इन चीज़ों की हमारी सभ्यता के आधार पर जब तक नहीं चलेगी, सरकारें बदलते रहेंगे, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे होते रहेगा, और हमारी पॉपुलेशन जो है, ये आखिरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है,
हमारी पॉपुलेशन आज पूरा दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, इसीलिए हम ये जो भी जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं वो देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत घटने वाली है, ये भी एक चेतावनी है, हमें सोचना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी है, उसका नाम है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक समाज में जब महिला अपने जीवन कालखंड में 2.1 बच्चों से ज़्यादा पैदा करती है तो उस समाज की तरक्की होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, बढ़ती है। 2.1 से नीचे गिर जाता है तो पॉपुलेशन घटना शुरू होगी। और वही स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि 1.4 से नीचे गिरता है उस समाज को कोई बचा नहीं सकते हैं। आज पूरे वेस्ट का 1.4 1.3 है, चाइना का 0.96 है, एक से भी कम है, साउथ कोरिया का 0.86 है। बदकिस्मती से भारत का 1.93 पे आ गया है आज ऑलरेडी। आपको 30 साल की एक विंडो है, उसमें आप बढ़ सकते हो। जब ये एक 1.4 के नीचे गिर जाएगी तो हमें बचाने वाले कोई नहीं रहेंगे। उस दिशा में हमें सोचनी चाहिए। इसीलिए हमारे अष्टलक्ष्मियों में संतान लक्ष्मी है। हमारी संस्कृति पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा किन किन चीज़ों पे हम ध्यान देना है। सर्टिफिकेशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज बन गया हमारी कॉलेजेस ने, मगर उसमें कितने लोग वहाँ जाके गुलामियत करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका में। इस देश में बैठ के इस देश की तरक्की करने के लिए सोचने वाले कितने लोग हैं। IITs 4th ईयर फाइनल सेमेस्टर IIT के बंदे जो है वो क्या सोच रहे हैं, अमेरिका में जाना है, NRI बनना है, H1B वीज़ा लेना है, वही सोच रहे हैं। यहाँ कोई करता हूँ या पॉलिटिक्स में ज्वाइन करता हूँ, कितने लोग सोचते हैं लीडरशिप बनने के लिए। तो इसीलिए मैं इस पे छोड़ता हूँ कि इस पूरे माहौल जो है, ब्रिटिश ने इस देश को एक भौगोलिक और एक एडमिनिस्ट्रेटिव देश बना के छोड़ा है। जब मोदी जी आने के बाद इन चीज़ों से उबरने के लिए वो जब प्रेरणा दे रहे हैं धीरे धीरे, करेक्ट, और एक कॉलोनियल माइंडसेट से उबरने के लिए बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में अब इसकी पथ पर हम चलेंगे, ऑब्वियसली इन चीज़ों से हम उबर के आएंगे। बिल्कुल, राम मंदिर के बाद ये जो कल्चरल भारत का उदय हो रहा है उसकी चर्चा अभी सभी हमारे वक्ताओं ने की है। मैं इस शक्तिबोध में आज दिन भर की जो चर्चा थी उसको अब परिणति की ओर ले जाता हूँ। वास्तव में तो मैं इतिहास से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जैसा मुझे बताया अभी निधीश जी ने, और जब मैं आया था तो मैं सोच रहा था महाराणा प्रताप पे कुछ चर्चा करूँगा, पर अब आज मुझे पॉलिटिक्स के साथ बिठा दिया गया है। तो मैं क्योंकि महाराणा प्रताप की चर्चा करने के लिए आया था तो एक विषय जरूर बताकर अपनी बात करूँगा। हाँ, वो कहूँगा जरूर, गाय पे निबंध जरूर सुनाऊंगा। तो विषय ये है कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप से ज्यादा शायद ऐसा कोई चरित्र ही नहीं है जिसके साथ इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। वो किस लिए किया है वो बताता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप के बारे में शायद हल्दी घाटी के युद्ध के अलावा आपने कुछ सुना ही नहीं होगा। क्यों, किसी ने सुना है क्या? तो बिल्कुल हाँ, नहीं, कुछ विद्वान लोगों की बात अलग है। हल्दी घाटी युद्ध के अलावा सामान्य लोगों ने कुछ नहीं सुना होता है, एक बात। इसी के साथ अब इस हल्दी घाटी के युद्ध में भी पूरा इतिहास, कौन से इतिहासकार जो कोर्ट रूम में बैठते थे अकबर के साथ, यानी अल-बदायूनी और अबुल फजल, पूरे युद्ध के वर्णन में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को जीतता हुआ दिखाते हैं, और बाद में अकबर के डर से कहो या अकबर के दरबार में बैठने के कारण से कहो, एक एजेंडा सेट करते हैं कि अकबर हल्दी घाटी युद्ध में विजयी हुआ। और ये जो एजेंडा सेट किया गया उनके द्वारा, उसको हम अभी तक लेके बैठे हैं और भारत के इतिहास को उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषय को, चूंकि मुझे महाराणा प्रताप का विषय रखना था, इसलिए रखते हुए अब एजेंडा पत्रकारिता पर लाता हूं। और भारत में ये जो एजेंडा है केवल पत्रकार नहीं रख रहे हैं, पत्रकारों को रखने के लिए मजबूर किया जाता रहा होगा, लेकिन ये एजेंडा हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों से लेकर हर प्रकार के संस्थानों में रखा गया है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, यहां तक की भी बात मैं करूंगा। तो ऐसे एजेंडा, अब इस पर क्या रखा गया, किसने रखा, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इस शक्ति बोध में चर्चा हम ये करेंगे कि अब इस एजेंडे से छुटकारे का समय है, तो क्या हमको करना चाहिए। अब हमको शक्ति संतुलन को अपनी दिशा में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि समय की मांग ये है कि हमें इस सत्र को इस मोड़ पर समाप्त करना चाहिए। तो उससे पहले एक एक
टिप्पणी तीनों से लेता हूं कि इस एजेंडा, इस मीडिया, इस सत्ता का जो शक्ति संतुलन है वो अपनी ओर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले यही है कि अपनी लकीर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी बोध कथाएं हम लोग सुनते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श के लोग बोध कथाओं से इतर दूसरे के लकीर छोटी करने में लग जाते हैं। पहला काम ये करना है। दूसरा ये कि सचमुच सत्ता में आने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद संस्थान नहीं बन रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकारिए। आप संस्थान नहीं बनाएंगे तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की डीयू में और अलग अलग विश्वविद्यालयों में भर्ती करा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करिए। जब नैरेटिव की बात करते हैं तो आप उनसे चिढ़ते इसलिए हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, लेकिन आप कभी नहीं बताते कि आपका इतने वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है वो क्यों नहीं तैयार हो पाया। हर देश में गवर्नमेंट तो नेशनलिस्ट ही होती है, हर देश में ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो उन्हीं का होता है, तो हमारा वो नेटवर्क क्यों नहीं बन पाया, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की प्राथमिकता में जब इंटेलेक्चुअल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। क्या सरकार की प्राथमिकता में है क्या, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और दूसरों को कहना वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, इस ग्रंथि से बाहर आइए, वरना तो ये चलता रहेगा और तब तक कुछ और भी बदल जाएगा। नहीं, 3-4 चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक, आत्मावलोकन करनी चाहिए, हमें स्वबोध चाहिए। हमें हम कौन हैं, इस दिशा में हम, हमारी पूर्वज क्या करते थे, हमारी इतिहास क्या है, हमारी अवधारणा क्या थे, उस दिशा में जब पूरे समाज उसके ऊपर जागरूक होती है तो कोई हमें कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद खड़ा हो जाएंगे, स्वयमेव मृगेंद्र हम बन जाएंगे। दूसरा, शत्रु का बोध भी हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हर चीज़ जो हो रहे हैं उसके पीछे क्या सोच है, क्या शक्तियां हैं, वो भी समझने का ज़रूरत है। स्वबोध और शत्रुबोध दोनों चाहिए हमें। और तीसरा, जैसे मैंने कहा अभी 5 मिनट पहले कहा था, इस जो संविधान है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, इसकी एक समाधान निकालना चाहिए जो हमारी शास्त्रों का और स्मृतियों का और हमारी जो पुरानी जो हमारी नीति शास्त्र हैं थे, उसके आधार पर नई जो समाज है उसके लिए क्या खड़ा करना चाहिए वो भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कुछ हमारी हिंदू समाज में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको बदलना चाहिए, वो सब हम सोचना चाहिए। स्वबोध, शत्रुबोध और यहाँ की अभी सिस्टम को हमारी जो सभ्यता के आधार पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, नया परिभाषा में, उस दिशा में सोचना चाहिए। हम शक्ति की बात कर रहे हैं और शक्ति पर हम केंद्रित हैं, साथ में थोड़ा सृजन की बात हमें करनी चाहिए। एक उदाहरण अभी लूँगा, बहुत ताज़ा उदाहरण है। धुरंधर फिल्म आई और उसके कुछ रिव्यूज़ आए, नेमली सुचारिता त्यागी और अनुपमा चोपड़ा, जो विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी हैं, उन्होंने कुछ रिव्यूज़ दिए और उन रिव्यूज़ पर इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आए। अभी तक क्या होता था कि नैरेटिव सामने वाला गढ़ता था और हम उसे तोड़ने का प्रयास करते थे। अभी क्या बदला है कि हम नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सामने वाला उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। जब तक हम सृजनात्मकता को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, और उसमें काम सरकारों का भी है, सत्ताओं का भी है, हमारे जो बौद्धिक सत्ता है उसका भी है, हमारी आध्यात्मिक सत्ता का भी है, हम ब्रेविटी को, हिम्मत को और सृजनात्मकता को जब इंसेंटिवाइज करना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक विनर की तरह इस खेल को खेलेंगे, और जब हम विनर की तरह इस खेल को खेलेंगे तभी हम जीतेंगे। धन्यवाद। तो स्वबोध, मित्रबोध और शक्तिबोध, इसके संतुलन के साथ इस सत्र को यहाँ समाधानों के साथ समाप्त करने का हमने प्रयास किया है। मैं समझता हूँ इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। ओवर टू निधीश जी। नहीं, बहुत सुंदर पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ है और हर्ष जी हमारे छोटे से निमंत्रण से आए, आपका बहुत धन्यवाद। गिरधर जी, आज बाई लक आप दिल्ली में थे और हमारी बात हुई, ये भी बाई लक ही हुई इत्तेफाकन, और ये चीज़ हुई कि आप पधार पाए। और अजय भाई तो हमारे साथी हैं, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। एक हमारे साथ में अभी जिस कार्यक्रम में समारोह और पूर्ण वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम हम लोग गायन करने वाले हैं,
तो गीता जी पर कुछ लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्म की बड़ी शिक्षा देती है और वो ही नहीं काम कर रहे हैं बल्कि उनके जो चाचा जी हैं वो भी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और बाहर सुरुचि प्रकाशन की और स्वामी हम लोग देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी का जो वर्ष चल रहा है इस समय 100वीं वर्ष चल रहा है, तो उस पर कुछ साहित्य भी बाहर उपलब्ध है। मेरे हिसाब से आपने शुद्धि आंदोलन पर आपने उसे क्रय भी किया होगा, वो भी आप देखिएगा। योगेश प्रजापत हमारे साथ में है, वो कुछ आपको बताएंगे श्रीमद् भगवत गीता पर जो एक अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। फिर समारोह के लिए अरुण कुमार जी जो संस्कार भारती का अखिल भारतीय विमर्श विषय प्रमुख है, और फिर संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ में हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे। योगेश प्रजापति। सभी को राम राम, नमस्कार। अभी तक हमने भारत के अंदर 20,000 गीता जी निःशुल्क वितरण करी है और 6,000 गीता जी यूएसए और बैंकॉक और दुबई को मिला के 6,000 गीता जी। और हम सनातन वैदिक शिविर भी लगाते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जिसमें एज ग्रुप रहता है 3 साल से लेके 18 साल तक का, जिसमें 7 दिन का शिविर रहता है। बच्चों को उसमें पूरी दैनिक दिनचर्या, योगा, प्राणायाम, ये सभी हम जो वैदिक दिनचर्या के हिसाब से सभी चीज़ें 3 घंटे की क्लासेज रखते हैं बच्चों की, उसी के अंदर उनका लंच प्रसाद होता है। और सनातन वैदिक पुस्तकालय ये भी हमने पूरे भारत में अभी तक 8 जगह खोले हैं, वो निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी जाके वहाँ निःशुल्क पढ़ सकते हैं बैठ के, जहाँ वेद, पुराण और अर्थ जो भी सनातन संस्कृति से रिलेटेड पुस्तकें हैं और महापुरुषों की जीवनियाँ हैं वो रखी हैं। और मैं आगे निवेदन करूँगा शिवम जी से जो आपको गीता जी के लिए कुछ। सभी को प्रणाम। और हम अभी सुन रहे थे गिरिधर जी से कि किस प्रकार से IITians जो होते हैं, कई IIT इंस्टीट्यूट्स जो हमारे भारत में हैं और अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनसे जो हमारा बौद्धिक वर्ग है वो यहाँ से पढ़ाई करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है कि वहाँ पर हम गीता के एजुकेशन दे सकें। मेरा नाम श्री वासुदेव दास है दीक्षा के अनुसार, और मैं स्वयं IIT रुड़की से MTech किया हुआ हूँ और मैं अपना फुल टाइम प्रचार के लिए दे रहा हूँ भगवत गीता के। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है गीता क्वेस्ट, उसके द्वारा हमने क्या प्रयास किया है कि गीता के जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं वो हमारे कॉलेजेस में चलाए जाएं। अभी हमने NIT कुरुक्षेत्र में क्रेडिटेड कोर्स भगवत गीता का वो चलाया हुआ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चलाया हुआ है, और NIT कुरुक्षेत्र में गीता के ऊपर एक डिप्लोमा कोर्स भी चल रहा है। तो इस माध्यम से क्या होता है, जो नैरेटिव बिल्डिंग की अभी जो बात चल रही थी, जो संस्थाओं को बनाने के लिए बात चल रही थी ना, कि हमारे नैरेटिव के लिए क्या हमारे पास संस्था है, तो वो एक दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का नाम शक्ति बोध है। शक्ति बोध के कार्यक्रम के आखिर तक आते आते काफ़ी शक्ति का वो कमी महसूस होने लगती है कभी सभी श्रोताओं को, लेकिन आप सब यहाँ पर बड़े धैर्य से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ जो मैं बताकर इसको एंड करना चाहूँगा, सारे कार्यक्रम आप देखेंगे जो भी इस प्रकार के होते हैं, इस भावना के होते हैं, वहाँ पर आपको युवा वर्ग की अनुपस्थिति बहुत खलेगी। और सबसे बड़ा सोचने का प्रश्न ये नहीं है कि हम दूसरे को काउंटर कैसे करें, पहले तो ये सोचना चाहिए हमारे साथ है कौन खड़ा हुआ नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला। तो हमारा जो कार्य है वो क्या कि जो युवा वर्ग है जो अभी बिल्कुल रेडी हो रहा है समाज में निकलने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, उसका योगदान नकारात्मक ना रहे, उसका पूर्ण रूप से सकारात्मक योगदान रहे, उसके लिए हमारा प्रयास है। तो हमारा जो प्रयास रहता है वो क्या, जो भी छात्र निकल रहे हैं उनको गीता, एक देखिए 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के। तो गीता में एक श्लोक आता है, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। अगर, और बेसिकली यही बात सारे जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर कर रहे थे, नैरेटिव बिल्डिंग, क्योंकि व्यक्ति की अगर आप श्रद्धा बदल देंगे, उसका वेशभूषा, खान पान, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब ये छात्र निकलते हैं तो इनका गीता का जो एजुकेशन है हमारा, वो एकेडमिक ना रखकर हम उसको एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखते हैं। तो जिसके माध्यम से ये जो छात्र गीता का अगर अभ्यास कर लेते हैं, वो मात्र सनातन के प्रति निष्ठावान नहीं, वो एक मिशनरी बन जाते हैं। जिस प्रकार से मिशनरी से हम परेशान हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे थे हर्षवर्धन जी, कि
हम बड़े चिंतित रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। हमें प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं। शक्ति बोध का सबसे पहला तो यही प्रश्न होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। काउंटर ही क्यों करना, यही तो बात वो कर रहे थे कि विनर माइंडसेट रखना चाहिए हमें। तो जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ जो छात्र आए हैं वो IIT दिल्ली के मयंक हैं। ऐसे युवा मुझे इस पूरे यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो अकेले दिख रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ऐसे जो ग्राउंड लेवल टीम है उनको प्रोत्साहन दें, और जो हमारा कार्य हो रहा है निदेश जी के द्वारा जम्बू टॉक्स पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ सारे स्पीकर यहाँ पर बोल रहे थे, और उनका धन्यवाद। और हमारे लक्ष्मण जी का धन्यवाद, जिनके सपोर्ट से मैं और हमारे गोकुल जी मिलकर गीता के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आप चूंकि इतना सुंदर आप कार्य कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा DK दुबे जी से कृपया पधारें भाई साहब और आपका सम्मान करें श्रीमद् ये पुस्तकों के सेट के साथ में और अंगवस्त्र के साथ में। शिवम जी, गोकुल जी, हाँ। अपर्णा झा हमारे बीच में बहुत देर से आप संचालन कर रही थी और सुबह से आप पधारी हैं और अपने दुबे से बैठी, और ये उन्होंने स्वयं प्रेरित से प्रेरणा से मुझे कहा था कि मैं आना चाहती हूँ और मैं ना इसमें कुछ योगदान करना चाहती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ तो मैं करूँ क्या। मैं कहा अगर जो स्वयं कह रहा है कि मैं करूँ क्या तो उसको तो करना ही करना है, बाकी किसी बात की बात ही नहीं है। मैं ज्योति से निवेदन करूँगा, ज्योति जी आप उनका अंगवस्त्र के साथ में एवं पुस्तकों के सेट के साथ में सम्मान करें। अपर्णा झा ये हमारी कार्यक्रम की दर्शक हैं, दर्शक के नाते जुड़ी और उसके बाद में कार्यकर्ता के नाते भी जुड़ गई हैं। तो यही उपलब्धि होती है किसी भी चैनल की, किसी भी कार्यक्रम की। सुंदर। अंत में समारोह के लिए चूंकि संस्कार भारती के प्रांगण में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो मैं अशोक जी तिवारी जी से निवेदन करूंगा कृपया पधारें भाई साहब। और जो कि ये इस कार्यक्रम सारा आपके उसमें हो रहा है तो आपके सम्मान के बिना पूरा नहीं हो सकता, कृपया पधारें अशोक जी तिवारी जी। रचित जी आप आइए और भाई साहब का सम्मान करें। हम कम है लेकिन है ना फिर भी काफी दम है, तो तालियां थोड़ा दमदार तरीके से बजाएंगे, अच्छा लगेगा। निधीश जी से एक पुस्तक विमोचन में मेरी भेंट हुई थी, और भेंट हुई तो इनकी सरलता सहजता के साथ जो इनके अंदर सामर्थ्य था, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव था, उसने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैंने न सिर्फ इनका चैनल सब्सक्राइब किया बल्कि इनके साथ निजी तौर पे जुड़ने का भी प्रयास किया, और उस प्रयास को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सृजन के रास्ते जोड़ दिया है। मैं इसके लिए इनकी आभारी हूँ और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इनको सदैव उत्तरोत्तर उन्नति देता रहे और सब तरह से समर्थता दे, और जम्बो टॉक्स दिन ब दिन ऐसे ही आगे बढ़ता चले। और अंत में मैं दिनकर जी की एक पंक्ति कहूँगी कि शक्ति वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, क्षमा दया और सहनशीलता को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो निधीश जी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं उसको मैंने दिनकर जी के शब्दों में यूँ रखा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। इतना है नहीं हमारे पास में जितना आपने कह दिया। दो हमारे साथ में और हैं। अश्विनी जी कृपया पधारें। अश्विनी जी ये जो गौ माता की प्रतिस्थापना यहाँ पर हुई है उसके लिए आपका ही योगदान है, और आपसे 2 महीने पहले ही भेंट हुई है और आप इतने अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं। आपका रचित जी आप भाई साहब का स्वागत करें।